आपका आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और रुक इस की बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली NCR में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 999 पर जा पहुंचा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है और दिल्ली में अब जल्द ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली NCR की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। हवा का स्तर बेहद गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत जो NCR के तमाम इलाके हैं, वहां पर जहरीली हवा ने दमा और सांस के मरीजों की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश समेत कई समस्याएं हैं जो लोग जिससे सामना कर रहे हैं। नई दिल्ली में कई जगह हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI का जो लेवल है 999 दर्ज किया गया है। इधर दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वो केंद्र सरकार को लेटर लिख रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को तुरंत जो 5 राज्य हैं दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। दिल्ली में वाहनों को लेकर ऑड इवन लागू हो सकता है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि प्रदूषण का बढ़ना नहीं रुका तो इस पर भी बहुत जल्द विचार किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज किया गया, जो अति गंभीर श्रेणी में माना जाता है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली की हवा बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है। लिहाजा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और इन तमाम चीजों के बीच जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में चिंता बढ़ा देती हैं। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप गोयल हमारे संवाददाता। संदीप, लगातार दिल्ली NCR की हवा बेहद गंभीर श्रेणी में जा पहुंची है। लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बड़ी बात है कि आप दिल्ली के किसी इलाके में अगर आपको चले जाएंगे तो सांस घोट देने वाली जहरीली हवा आपका सामना कर रही होगी। कुणाल, देखिए, बिल्कुल जिस तरह की स्थिति पिछले दिनों से दिल्ली NCR में पैदा हुई है वो वाकई सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण है और गंभीरता से सरकार को इसको लेना चाहिए, क्योंकि AQI जहां पहले 200 पहुंचा, उसके बाद 400 से लेकर सीधा अब 999, यानी कि खराब श्रेणी से भी अत्यधिक इसको कहा जा सकता है। और ऐसे में जब हमने कल का नजारा देखा, शाम होते ही जो है जगह जगह पर धुआं के गुब्बार जो है देखने को मिल रहे थे और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। ऐसे में हमने कई सारे लोगों से बातचीत की और उनसे जानना चाहा तो ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि जवान लोगों को भी जो है आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ ही दूरी पर अगर चलते हैं या सांस लेते हैं तो फिर लग रहा था मानो को कुछ धुआं बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है। और यही स्थिति जो है आज भी देखने को मिल रही है। सरकारें किस तरह का प्रयास कर रही हैं और यदि प्रयास कर रही है तो फिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल जो है जनता पूछ रही है। हालांकि बार बार दावे तो किए जाते हैं कि इस बार सुधार कर लिया जाएगा, बहुत ज्यादा कम इस बार पॉल्यूशन का स्तर रहा है, लेकिन क्या कुछ स्तर सुधरा है ये सबके सामने है। AQI लेवल 999 पर जा पहुंचा है तो समझ सकते हैं कि अभी कितना सुधार की जरूरत है। हालांकि 5वीं तक के बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। ऑड इवन का जिक्र सरकार कर रही है, लेकिन उसको अब तक लागू कर देना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि आज बड़ी बात है संदीप की जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो एक लेटर लिख रहे हैं केंद्र सरकार को कि वो 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक तुरंत बुलाएं ताकि इस पर संज्ञान लिया जाए। उनका यह भी कहना है कि जो दिल्ली में इस वक्त जहरीली गैस इकट्ठी हुई है उसके लिए राजस्थान भी जिम्मेदार है, उसके लिए पंजाब भी जिम्मेदार है, उसके लिए यूपी भी जिम्मेदार है, उसके लिए हरियाणा भी जिम्मेदार है। देखिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक किसको कह सकते हैं, एक सरकार से दूसरी सरकार पर पलटवार किसको कह सकते हैं कि पहले आपकी आम आदमी पार्टी की अब जो है पंजाब में सरकार थी तो आप उसको आरोप नहीं लगा रहे, उससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो आप उसको घेरने का काम करते थे। इसी तरह से अब जो है आप कह रहे हैं कि आप सारी सरकारों के अलग अलग जो है मंत्री है उनको बैठक करने का काम कीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जो मांग की गई थी उसमें केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप करे तो तभी जो है बैठक करके कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा दिल्ली NCR का है और दिल्ली में जिस तरह से आज जो है सांस लेना दुर्भव हो गया है, सांस जैसी चीज जो आदमी के लिए बेहद जरूरी है और वो अगर शुद्ध नहीं मिल पा रही है तो फिर आप क्या देंगे। ऐसे में समझ सकते हैं कि लोगों का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ा हो सकता है और लोग दिल्ली सफर करना नहीं चाहते, दिल्ली जाना नहीं चाहते और जो दिल्ली के लोग हैं
वो अब जो है दूसरे पहाड़ों पर रुक करना चाहते हैं, दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी जो है कुणाल सामने आ रही है, लेकिन वो भी इतना आसान काम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की, जहां पर इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। हमास हमलों में अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत हुई है। युद्ध में 9,488 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। संगठन के गाजा चीफ को मिटा देने की बात भी रक्षा मंत्री द्वारा सामने आई है। तो इजराइल लगातार हमास पर हमला कर रहा है। इजराइल हमास जंग का आज 30वां दिन है। गाजा में इजराइल के हमलों से अब तक 9,400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में अकेले फिलिस्तीन के ही 9,488 लोग हैं। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि उनकी सेना हमास की गाजा चीफ यहां शनिवार को मिटा देगी। उन्होंने कहा कि आईडीएफ एक के बाद एक हमास की बटालियन को खत्म कर रही है। गैलेंट ने कहा कि हमास की कोई सीमा नहीं है। 7 अक्टूबर को जो हुआ उससे यह पता चलता है कि हमास किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए उसके नेता ही जिम्मेदार है। ये जंग तब समाप्त होगी जब गाजा में हमास का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। 1 महीने का अंतराल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान अगर हम देखें तो तबाही, मृतक, घायलों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और तमाम चीजों के बीच अब भी आईडीएफ उसी बात पर अडिग है कि जब तक हमास के एक एक लड़ाके को वो खत्म नहीं कर देगा वो पीछे बैकआउट नहीं करेगा। हाँ कुणाल जी, देखिए हमास के लड़ाकों को वो खत्म करेगा गाजी पट्टी में, लेकिन उनके नेता तो बैठे हुए कतर में, दुबई में, तो दूसरे वहां पर कई जगह फैले हुए हैं। तो जब तक उन नेताओं को और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, उनका फंडिंग हो रहा है और उनके पीछे जो लोग हैं जिनकी ये एक कुंठित मंशा है कि पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, जब तक ये मानसिकता नहीं सुधरेगी तब तक इस तरह का आतंक बड़ा कठिन लगता है मुझे तो। और मुझे तो फिलहाल ये लग रहा है कि ये युद्ध अभी 1 महीना कम से कम और चलेगा, क्योंकि इजराइल ने तो साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे हम सीज़ फायर की बात ही नहीं सोच सकते हैं। रहा सवाल ये नसरुल्लाह जो दूसरे लोग आतंकवादी हैं, हिजबुल्लाह के लोग, उन सबकी जो हालत है वो सिर्फ पूछना भर जानते हैं। और अब इजराइल के थ्रू उन्होंने ये कोशिश की है कि दबाव डालकर और इजराइल पर रॉकेट दाग कर उनको मजबूर करें, लेकिन ये उनकी भूल है। ईरान ने अपने पर्दे साफ कर दिए हैं। उसने हिजबुल्लाह के जो बयान था उससे कहला दिया है इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इजराइल की ही पूरी भूमिका है, हूती के आतंकवादियों की भी भूमिका है। और उनसे निपटने के लिए फारस की खाड़ी में और आपके भूमध्य सागर में बेड़े खड़े हुए हैं। लेकिन इस बात से भी अपन इंकार नहीं कर सकते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम पूरे वातावरण में होने जा रहे हैं। नहीं, और इन तमाम तरह से देखा जाए तो यूएन से लेकर तमाम जो देश है वो इजराइल पर चौतरफा दबाव बना रहे हैं कि संघर्ष विराम किया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री जो बाइडेन ने भी कहा कि संघर्ष विराम पर सोचना चाहिए या फिर युद्ध करते वक्त ये सोचना चाहिए कि एम्बुलेंस निशाने पर ना आए या जो घायल हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको टारगेट पर ना लिया जाए। लेकिन इजराइल ने तो अमेरिका तक की जो रिक्वेस्ट थी उसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि हम तो संघर्ष विराम क्या कुछ भी नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं सोचेंगे जब तक गाजा इतिहास ना बन जाए। बिल्कुल सही बोला कुणाल जी। देखिए कि जो एम्बुलेंस के काफिले पर हमला किया गया है वो क्यों किया गया है? जब वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आए थे, चेकिंग हो रहा था, तो वहां अमेरिकन सिपाही मौजूद थे, सार्जेंट मौजूद थे, इजिप्ट की सेना के लोग मौजूद थे। तो उनने देखा कि मरीज है ही नहीं, ये तो हमास के लोग हैं। तो हमास के आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए जिस तरह से वो षड्यंत्र कर रहे थे, इसी कारण उन्होंने उस पर आक्रमण किया। ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि ये आतंकवादी है, हमास का सदस्य है या फिलिस्तीनी है। और इस दुष्चक्र में जो है फिलिस्तीनी आम जनता, बच्चे और महिलाएं वो इसमें पिट रहे हैं, मर रहे हैं। 9,000 से ज्यादा तो हो चुके हैं, ये संख्या 20,000 तक भी पार कर सकती है। अभी इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उत्तर के हिस्सों में उन्होंने गाजा को पूरी तरह से शहर को घेर लिया है, सुरंगों का पता लगा लिया है, लेकिन फिलहाल उनको ये पता नहीं लग पाया है कि बंधक किस सुरंग के किस कोने में छुपे हुए हैं। चलिए, आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी ठोस रणनीति बना ली है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवनी में जनसभा भी करेंगे। ये इलाका मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के प्रभाव वाला माना जाता है। सभा में 3 जिले सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा की विधानसभा क्षेत्रों के 13 भाजपा प्रत्याशी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 जिलों से जन समुदाय को प्रधानमंत्री की सभा में आमंत्रित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। लोगों की संख्या को देखते हुए 12 एकड़ क्षेत्र में पहले सभा स्थल और हेलीपैड को भी तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हर वर्ग के सुझाव के आधार पर इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। और बड़ी बात, कांग्रेस नेता ने जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल से दरखास्त की थी, धान के दाम बढ़ाने का भी इस दौरान ऐलान छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है। तो आज छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ पहले चरण का चुनाव प्रचार थमता नजर आएगा, आचार संहिता पूरी तरह लग जाएगी और उससे पहले कांग्रेस अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पेश कर देगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 2 दिन पहले जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र को जवाबी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने आज के दिन अपना मैनिफेस्टो जारी करने की बात कही है। इस घोषणा पत्र को राहुल गांधी ही लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 15 बड़े वादों के साथ महिला, किसान, युवाओं सहित इन मुद्दों पर फोकस रहेगा। इसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने की बात की है। इसमें धान का दाम को लेकर कांग्रेस एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है। जानकारी मिली है कि कांग्रेस कार्यालय की तरफ से कि सीएम भूपेश बघेल और घोषणा पत्र के संयोजक अकबर समेत अन्य नेता भी उस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण पर 7 नवंबर को मतदान होगा यहां पर। और संवाददाता शंभू राही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंभू, जहां आज एक तरफ पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर प्रचार का आज अंतिम दिन है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करने की बात सामने आई है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। ये 2 बजे लगभग ये जारी करेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सभी संभागों में जो है अलग अलग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग संभागों में जो है घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही कुमारी जो शैलजा है वो रायपुर में जो है घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो काफी उम्मीदें हैं इस घोषणा पत्र और तमाम जो जनता छत्तीसगढ़ की वो निगाहें लगा करके देख रही है कि कांग्रेस किस तरीके से घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल कर सकती है। बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है 17 जो है घोषणा पत्र में जो है अभी तक वादे अलग अलग मंच के माध्यम से जो है कांग्रेस ने कर चुके हैं, जिसमें 20 कुंटल धान की खरीदी हो, आवास देने की बात हो, मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, तो ये तमाम जो बड़े वादे कर चुके हैं। अब लोगों की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि आज घोषणा पत्र है, तो इसमें और क्या देखने वाली बात हुई कि कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र में आम जनता के लिए क्या कुछ सौगात नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शंभू राही हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और यहां वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।